Hi guys, welcome back to my YouTube channel Ashutosh Shukla Chemistry Classes. Today my topic is colligative properties of solution. विलयनों का अनुसंख्य गुणधर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड एग्जाम, स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट है, आईआईटी वगैरह है, इन सब में बहुत ज्यादा इसके बारे में पूछा जाता है। आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो क्या एक्चुअल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके बारे में समझेंगे। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यदि आप इसको जनरली इंग्लिश में ऐसे समझना चाहें, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स the number of solute particle present in the solution and not nature of the solute is called colligative properties of the solution। मतलब ऐसे जनरल बात करें कि किसी भी विलयन का वह गुण जो उसमें उपस्थित विलेय पदार्थों के विलेय कणों की संख्या पर डिपेंड करती है, क्या कहलाती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। मतलब इसका मतलब है कि किसी विलयन में जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, कणों की संख्या जितनी जितनी ज्यादा होगी, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उतनी ही ज्यादा होती है। इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करें तो आप इसको एक्चुअल में ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम एक बीकर लेंगे और उस बीकर में ग्लूकोज भरा हुआ है, 1 m कंसंट्रेशन का ग्लूकोज भरा हुआ है, दूसरे बीकर में 1 कंसंट्रेशन का NaCl भरा हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन भरा हुआ है। नेक्स्ट बीकर में आप K2SO4 ले लिया और तीसरे उसमें आप K4 FeCl का होल 6 ले लेते हैं। मतलब आप 4 बीकर लेते हैं और उसमें समान सांद्रता के अलग अलग विलेय पदार्थों का आप यूज करते हैं। तो यदि आप इस चीज को समझने की कोशिश करें तो ग्लूकोज एक अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, मतलब कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल, इसका डिसोसिएशन नहीं होगा। इसका मतलब कि 1 ग्लूकोज में कितने पार्टिकल रहेंगे? सिर्फ 1 m पार्टिकल ही रहेंगे। लेकिन जब NaCl टूटेगा तो किसमें टूटेगा? Na+ और Cl-। तो क्या हो जाएगा? वो 2 पार्टिकल में उसका कन्वर्जन हो जाएगा। फिर K2SO4 2K+ SO4 -2 3 पार्टिकल्स में उसका कन्वर्जन हो जाएगा। और K4 FeCl का होल 6, तो 4K+ FeCl का होल 6 टू द पावर -4, 5 पार्टिकल्स में इसका क्या हो जाएगा? कन्वर्जन हो जाएगा। तो देखिए, इसमें आप समझने की कोशिश करिए कि 4 बीकर है हमारे पास, ग्लूकोज, NaCl, K2SO4 और K4 FeCl का होल 6 में। देखिए, जैसे जैसे कंपाउंड ग्लूकोज एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल, उसका डिसोसिएशन नहीं होता, वो 1 उसमें 1 ही पार्टिकल रहेंगे। NaCl डिसोसिएटेड होगा, उसका वियोजन होता है तो Na+ और Cl- में टूटेगा, तो उसमें 2 पार्टिकल में टूटेंगे। K2SO4 जो होगा 2K+ SO4 -2 में टूटेगा, तो 3 पार्टिकल पर डिपेंड करेगा, 3 पार्टिकल होंगे। और K4 FeCl 6 टूटेगा, 4K+ FeCl का होल 6 टू द पावर -4, तो उसके 5 पार्टिकल होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यिक गुणधर्म भी विलयनों का बढ़ता जाता है। अब बात आती है कि कितने गुण अणुसंख्यिक गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चौथा, तीसरा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और पांचवा जो होता है वो तुम्हारा हमेशा ऑस्मोटिक, चौथा जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो हमेशा जानिए कि जब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो दो प्रॉपर्टीज हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। एक तो बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे कणों की संख्या, विलेय पदार्थों की संख्या बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और दूसरा वेपर प्रेशर बढ़ता है। लेकिन दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज घटती भी हैं, एक फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा जो है वो है वेपर प्रेशर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कंसेप्ट को आप समझे। अब उसके बाद अगला कंसेप्ट, तो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई। आपको पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, उनका कंप्लीट डेरिवेशन क्या होगा, कैसे क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको आगे बताना चाहता हूं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टीज को हम लोग समझने जा रहे हैं, जिसे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में वाष्प दाब होता क्या है, वेपर प्रेशर होता क्या है। तो जब हम बात वेपर प्रेशर की करते हैं तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी बात, जब हम किसी भी वेसल में क्या करते हैं, कोई लिक्विड लेते हैं, जैसे जल लेते हैं, और उस जल को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, बर्नर के थ्रू धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इस सरफेस पे क्या होती है, वाष्प बनने लगती है। इस सरफेस पे क्या बनने लगती है, वाष्प बनने लगती है। और ये वाष्प क्या करती है, इस द्रव के सतह पर क्या करती है, एक दाब डालती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। साधारण सी लैंग्वेज में वाष्प के द्वारा द्रव सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाता है। यहां पे वेपर प्रेशर। अब देखिए, वाष्प दाब जब इसको पढ़ लेते हैं तो बात आती है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव वर्ड नहीं, सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझ लीजिए क्या होता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करते हैं, वाष्प दाब में अवनमन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात आपको समझना है कि इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो यहां पे क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, लिक्विड, तो वो हमारा क्या है, विलायक। अब जब हम किसी भी विलायक में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब अवाष्पशील पदार्थ क्या करते हैं, घोलते हैं। जब किसी विलायक में कोई भी अवाष्पशील पदार्थ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या देता है, घोला जाता है, तो वाष्प दाब में होने वाली जो कमी आती है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में जो कमी आती है उसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। वाष्प दाब में अवनमन मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं कहेंगे, सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहेंगे। तो P माइनस का PS से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां P वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, विलायक का वाष्प दाब है।
PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने वेपर प्रेशर को समझा, फिर उसके बाद लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझा। अब बात आती है इन सबको समझने के बाद कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का नंबर आएगा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक, आपेक्षिक वर्ड से मतलब क्या, रिलेटिव से मतलब क्या है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को इसकी ही भाषा में समझ लीजिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के रेशियो को, अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। मतलब कि वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहा जाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसके बाद जब आपने तीन छोटे छोटे टर्म्स को समझा तो उसी के बाद अब इसी में इक्वालिटी प्रॉपर्टीज में ही राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए हम लोग पढ़ेंगे। राउल्ट लॉ अवाष्पशील पदार्थों के लिए, और अवाष्पशील पदार्थों के लिए हम लोग अणुभार की गणना कैसे, विलेय पदार्थ की अणुभार की गणना कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको समझना होगा। चलिए अगली हिंदी डालते, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। तो बात आती है कि राउल्ट्स लॉ, देखिए ये जो राउल्ट्स लॉ है वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए। राउल्ट ने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को, अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर जो विलयन बनेगा, लेकिन वो विलयन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, मतलब कि वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। उसके बेसिस पे उन्होंने एक नियम का जो प्रतिपादन किया था, एक नियम दिया था, उसे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द रिलेटिव lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute. Mole fraction of solute मतलब कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाजों के अनुक्रमानुपाती होता है। ये राउल्ट ने दिया था। डेरिवेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ की बात करें तो क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ कि सपोज दैट यहां पे विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस, इसके बिहाफ पे P माइनस PS अपॉन P इक्वल टू के एक्स सॉल्यूट। ठीक है, यहां पे k की वैल्यू को 1 माना जाता है। ठीक है, k की वैल्यू को हम लोग, और कांस्टेंट होता है x सॉल्यूट, तो P माइनस PS अपॉन P इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन के बारे में आप पढ़ चुके, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल। Mean that relative lowering of vapor pressure is always be equal to the number of mole fraction of solute. For dilute solution, तन विलयनों के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बेटा बात करें, तन विलयन की बात करें तो क्या हो सकता है, तन विलयनों के लिए मतलब कि विलायक की क्वांटिटी, मतलब कहने का कि
स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लगभग क्या हो, कैपिटल एन हो, तो इसके बिहाफ पे P माइनस पी एस अपॉन P स्मॉल एन कैपिटल एन हो जाएगा। अब सभी को पता है कि विलेय के मोलक संख्या, विलेय की मात्रा बटे विलेय का अनुभार, और विलायक की मोलक संख्या विलायक की मात्रा बटे विलायक का अनुभार। जब हम इस फार्मूले को कन्वर्ट करके लाएंगे तो P माइनस पी एस अपॉन P बराबर स्मॉल w कैपिटल M और कैपिटल W स्मॉल m आ जाता है। उपरोक्त सूत्र से हम विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना आसानी से कर सकते हैं। अब इन सब के बाद बात आती है लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सबसे पहले दिस लॉ एप्लीकेबल फॉर ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशंस, हमेशा कि तन्य विलयनों पर ही लागू होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे लागू होगा। दूसरा, उन मॉलिक्यूल्स पर लागू नहीं होगा जो विलयन में डिसोसिएशन या एसोसिएशन शो करते हैं, मतलब यदि कोई विघटित हो जाता है, संगुणित होता है, तो उन पर नहीं लागू होता है। तापक्रम हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, टेंपरेचर में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात कि आप ये भी कह सकते हैं कि एक डिफिनिट टेंपरेचर होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से हम लोगों ने सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कंप्लीट बताया। और इसमें आपको वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, और उसी का राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बताया। के लिए राउल्ट्स लॉ बताया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, और उसके बाद उसका कंप्लीट डेरिवेशन, यदि किसी सॉल्यूट के अणुभार की गणना करनी है, मतलब किसी विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है, तो वो कैसे करेंगे इसको बताया। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज क्लिक लाइक बटन एंड मोर शेयर माय वीडियो, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, और सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे पहले 2-3-4 लेक्चर को मेरे चैनल पे जा करके आप सॉल्यूशन चैप्टर को पूरा है उसको देखें, उसके बाद आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर 1 को देखें। ओके, गुड बाय।